लास्ट के 30 दिन बचे हैं और अभी तक अकाउंट्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ के चले जाना, आराम से पास हो जाओगे। सो हे गाइस, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में जो आपको करना चाहिए और कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए पूरे तरीके से। तीसरा, मेरा एग्जाम एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी तक ना आप केवल तैयारी कर रहे हो, आपको पता नहीं है एग्जाम हॉल में जाके क्या क्या आपके साथ होने वाला है। तो जो मेरे 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको थोड़ा पता चल सके कि हाँ, मतलब आप एग्जाम हॉल में जो चीज जाओगे तो वो कुछ आपके लिए नया ना हो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। जो सबसे पहला आपको चैप्टर कंप्लीट कर लेना चाहिए वो होता है अकाउंटिंग थ्योरी का, क्योंकि इसके अंदर से ना 16 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। फिर दूसरा चैप्टर जो आपको कंप्लीट करना चाहिए वो है एनपीओ। ठीक है, उसके बाद फाइनल अकाउंट, फिर पार्टनरशिप, उसके बाद आपको कंप्लीट करना चाहिए कंपनी अकाउंट। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, है ना, तो आप अराउंड 54 से लेके 75 नंबर के बीच में स्कोर कर सकते हो। बट वहीं अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये चैप्टर्स थोड़े हार्ड लगेंगे। तो देखो, ये चैप्टर का देने का मेरा मेन मकसद ये है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं 11th-12th में आपको कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये चैप्टर्स रखे हैं। कुछ और एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको वो चैप्टर्स ना पसंद आए तो आप इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पहला है बीआरएस, आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन एंड चौथा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जो आप एक्सचेंज कर सकते हो किसी ऊपर से। ठीक है, बट आप, मेरा मानना ये है कि अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो तो आपको ये 5 चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये एडवांटेज देता है। आप 11th-12th में भी पढ़ के आए हो, यहाँ भी पढ़ोगे तो आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं डूज के बारे में। जो सबसे पहला है, आपको रखनी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, आप एक बार के लिए क्वेश्चन कम सॉल्व कर सकते हो, वो चलेगा, बट अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व अगर कम भी किए रहोगे तो आप मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हो। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने मॉड्यूल 2 इतना ज्यादा सॉल्व नहीं किया था, मतलब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, बट ये था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कारण क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम रहेगा ना कि क्वेश्चन तो सॉल्व आप प्रैक्टिस के लिए करो, बट अगर उसमें कोई क्वेश्चन में क्यों कोई चीज डेबिट हो रही है, क्यों कोई चीज क्रेडिट हो रही है, अगर आपको ये चीज मालूम है तो अगर मान लो वहां पे आप संभाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होना चाहिए। दूसरा, आपको ब्लैक पेन यूज करना है एग्जाम में। ठीक है, और पेंसिल यूज करना है, ब्लू पेन आप नहीं यूज कर सकते हो। तीसरा, आपको ये देखना है कि जो आप फॉर्मेट बनाओ ना एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब ज्यादा वैसा होनी चाहिए, टेढ़े मेढ़े लाइन नहीं होनी चाहिए। आपको स्केल का यूज करना है ताकि सीधी लाइन खिंचा सके। चौथा, आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो प्रॉपर वर्किंग नोट्स के साथ अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट करके आते हो और वर्किंग नोट नहीं लिखते हो, आपके नंबर कट जाने वाले हैं। तो वर्किंग नोट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पांचवा, आपको एटलीस्ट अकाउंट्स के अंदर 2 एमटीपी तो सॉल्व करनी ही चाहिए। आपको फटाफट जो 5 चैप्टर बताए एटलीस्ट उतना करो, उसके बाद एमटीपी सॉल्व कर लो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और छठवा, मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, देखो ये जो सब्जेक्ट है ना आपको मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स आते हैं वहां पे आप कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें ज्यादा आप स्कोर करे रहोगे तो आपको एग्रीगेट में हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आपको ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये इंटेंशन रखना चाहिए कि इसमें एटलीस्ट आपको 60 to 70 प्लस ही लेके जाना है। ठीक है, ताकि आपको बाकी जगह नंबर कम होता है तो इधर से मैनेज हो जाए। ठीक है, तो एग्रीगेट में प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं डोंट्स के बारे में। जो सबसे पहला डोंट है मेरा है कि आपको एडिशनल क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं इस समय। ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा रेफरेंस बुक सॉल्व करोगे, कहीं और से सॉल्व करोगे, बेकार होगा, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, अब टाइम ही नहीं है तो आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला आप आईसीआर बुक से सॉल्व कर सकते हो, एमटीपीज है, आरटीपीज है, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई और रेफरेंस बुक को थोड़ा सा अब हटा दो, साइड कर देने का। ठीक है, दूसरा, ये आंसर सीट के अंदर ओवर कट नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो गलती हो जाती है तो बस एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना, ज्यादा कट करोगे तो उसका पूरा क्वेश्चन का नंबर भी कट सकता है। तीसरा, कि ओवर राइट नहीं करना है। अगर कहीं पे गलती हो जा रही, कट कर दो, उसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार क्या होता है ना कि आप ऊपर लिखते हो और वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है, तो वो नंबर आपका कटने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपको ओवर राइट नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं मेरे एग्जाम एक्सपीरियंस के बारे में। जो देखो, सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस है ना,
वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, इवन मेरा भी थोड़ा सा वहाँ पैनिक हो जाता है क्वेश्चन पेपर देख के, ठीक है। तो वहाँ पैनिक नहीं होना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि घर पे आप, जब मैंने बोला ना एमटीपी सॉल्व करना, उससे वही होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, तो आप पैनिक नहीं करते हो एग्जाम हॉल में जाने के बाद, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अभी तक आप घर में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट वहां जब जाओगे ना, आपके जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर आवाज करता है, ठीक है। तो वहां पे सब कैलकुलेटर की आवाज मिलकर मतलब कई बार परेशान करती है, एटलीस्ट मुझे परेशान की थी, और मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, बार बार दूसरी जगह जा रहा था। तो ये चीज के लिए आप पहले से थोड़ा सा दिमाग में लेके चलो कि हाँ ऐसा भी होता है वहां पे। कैलकुलेटर की बात की तो तीसरा पॉइंट है कि हमेशा अपने साथ 2 कैलकुलेटर लेके चलो, क्योंकि मेरे सामने ही मेरे साथ में एक स्टूडेंट बैठा था, उसका एक ही कैलकुलेटर लेके आया था, और एग्जाम टाइम के बीच में वो कैलकुलेटर काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो मेरे पास था तो वो उसके काम आ गया, बट हो सकता है कि आपको ना मिले, ठीक है। तो आप एक साथ 2 कैलकुलेटर वहां लेके जाना यार, क्यों किसी के हेल्प के चक्कर में बैठना है ना, अपना लेके जाओ, सॉल्व करो फटाफट, एग्जाम दो, निकल के आओ, ठीक है। चौथा ये, एग्जाम के या तो पहले या तो बाद में आपको नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जाम के पहले डिस्कस करोगे ना, फिर वो दिमाग में घूमता रहेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो वो चीज बिल्कुल भी मत करना, एग्जाम के बाद भी मत करना, नहीं तो अगला पेपर खराब होता है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, कि एडमिट कार्ड जो आपको मिलने वाला है, ठीक है, उसको लेमिनेट मत कराना। एडमिट कार्ड में पीछे साइन करने के लिए बना होता है, ठीक है। अगर आप उसको लेमिनेट करा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एग्जाम हॉल के अंदर। तो ये मैं हर वीडियो में बोलने वाला हूँ, अब से एग्जाम तक आपको एडमिट कार्ड को लेमिनेट नहीं कराना। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगली वीडियो मैं लॉ के ऊपर लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करो, और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप मतलब जानना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।